सो व्हाट वाज द यस। चेंज इन दी स्ट्रैटेजी, या क्या चीज थी जो तब मिस हुई थी और जो अभी आपने जो है वो टैकल कर ली? कितने क्वेश्चंस कौन से यूनिट से फॉल कर रहे हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है एंड मेरा वीक एरिया क्या है। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज दोनों में स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। सो यू हैव टू बी ब्रीफ एंड क्रिस्प विद योर नोट्स। तो या दैट वाज माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द नोट्स एंड स्टिल अपना सारा पेपर खत्म करने के बाद आई हैड स्टिल 5 मिनट्स लेफ्ट। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है योर इन योर एग्जाम एज वेल। Hello everyone, my name is Bushra and welcome back to the official platform of UGC NET ADA 24/7। UGC NET रीनेट एग्जामिनेशन का रिजल्ट आउट हुआ है और आज हमारे साथ हरनीत कौर हैं जिन्होंने JRF क्वालिफाई किया है कॉमर्स सब्जेक्ट से। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू हरनीत। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। सो हरनीत, कल ही जैसे हमारे पास में रिजल्ट आया है तो कैसा लग रहा है? सबसे पहली चीज तो क्वालिफाई करके। ऑब्वियसली जब आप ऐसे परसेंटाइल का स्कोर देखते हो तो यू फील प्राउड, यू फील हैप्पी, यू फील कि आपने जितनी भी मेहनत की है वो एक्चुअली इट्स गिविंग यू द आउटकम, इट्स बीइंग सक्सेसफुल। पेरेंट्स काफी खुश होते हैं, आप योरसेल्फ यू फील हैप्पी। तो या तो इस बार मतलब अगर हमने कट ऑफ्स की अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली मतलब JRF कॉमर्स का 210 मार्क्स के ऊपर गया है, जो कि कभी नहीं गया इतना कट ऑफ हाई। एंड यस। स्टिल यू मैनेज टू क्वालिफाई। तो वो जो फीलिंग है वो बहुत, मेरे ख्याल से ना, एक सरेल वाली फीलिंग आ रही होगी। फैमिली का रिएक्शन, फ्रेंड्स का रिएक्शन। सो यू क्वालिफाइड विद 99.93 परसेंटाइल अगेन, सो या एज या आई सॉ। सो मतलब कैसा रिएक्शन रहा फैमिली का? ऑनेस्टली तो आई एम एक्चुअली आई हैव टू परस्यू पीएचडी नाउ आफ्टर माय जेआरएफ। सो मैं ना फॉर्म्स ही फिल कर रही थी, तो एकदम से आई गॉट अ मैसेज ऑन टेलीग्राम दैट रिजल्ट इज आउट। तो इनिशियली तो 2 मिनट ऐसे हार्ट बीट स्किप हुई कि ये क्या हो गया अभी। एकदम अभी नम हो ट्वीट तो जाता था है। कि या अभी ट्वीट तो था कि 18 अक्टूबर को आने ही, एकदम से कैसे एनटीए शॉक दे देता है। सो आई जस्ट टोल्ड माय सिस्टर। तो उन्होंने खोला, मेरे तो साइट क्रैश हो गई, वो खुल नहीं रहा था। तो उन्होंने अपने फोन पे खोला। वो कहते, मैंने कहा था ना मैं ही खोलूंगी, हो गया तेरा जा रहा है। सो लकी दैट्स चार्म योर सिस्टर। या दैट इज अ वेरी गुड फीलिंग। फिर पहले हम यही था कि हम खोलेंगे देन पेरेंट्स के पास जाएंगे, तो मम्मा पापा वाज इन अनदर रूम। सो हम गए एंड हमने कहा कि रिजल्ट आ गया है एंड जेआरएफ हो गया है। तो ओवरवेल्म थी, बहुत अच्छी फीलिंग थी उनकी, बहुत प्राउड फील कर रहे थे वो ऑब्वियसली। उन्हें भी यही था कि जितनी मेहनत की है उसको कुछ फल मिल गया है उस चीज का। सो या दे वर वेरी हैप्पी। डेफिनेटली। एंड पेरेंट्स मुझे लगता है हमसे ज्यादा खुश होते हैं हमारी सक्सेस के बाद में। यस सो यस। अगर हरनीत आपसे बात करें तो आपने जैसे बताया कि यू आर फ्रॉम लुधियाना। या सो या यू आर बेसिकली फ्रॉम लुधियाना। व्हाट इज योर लाइक एजुकेशनल बैकग्राउंड? Oh, yeah, I've been born and brought up in Ludhiana only, and I completed my master's just in June 2024. And from the same college only, I study here in Sri Aurobindo College, and I'm a BCom Gold medalist as well from Punjab दैट्स ग्रेट। University. And I completed my master's from the same college, and I gave my first attempt for UGC NET in December 2023, जो previous cycle का था, and I qualified NET in my first attempt. So, and then I appeared in the second cycle in June. वो unluckily cancel हो गया, but उस time पे भी I was sure, मतलब I was getting 110 questions correct. तो राइट। उस टाइम पे भी आई वाज श्योर कि हो जाएगा, बट वो कैंसिल हो गया। फिर प्रिपरेशन की, एंड इस बार भी जैसे बिफोर नॉर्मलाइजेशन आई वाज हैविंग 109 क्वेश्चंस करेक्ट एज आई टोल्ड यू। सो उसमें भी ये चीज थी कि या आई विल क्वालिफाई, बट लकीली हो भी गया। सो या दैट्स ऑल, एंड आगे के लिए आई हैव टू परस्यू माय पीएचडी नाउ। ओके। सो जैसे यू मेंशन कि दिसंबर 2023 में नेट क्वालिफाई हुआ एंड इस बार आपने अगले ही अटेम्प्ट में, नेक्स्ट अटेम्प्ट में JRF क्वालिफाई किया। सो व्हाट वाज द यस। चेंज इन दी स्ट्रैटेजी, या क्या चीज थी जो तब मिस हुई थी और जो अभी आपने जो है वो टैकल कर ली? बिकॉज देयर आर अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जिनका सिर्फ PhD क्वालिफाई हुआ है या सिर्फ नेट क्वालिफाई हुआ है, तो उनके लिए एक हिंट हो जाएगी कि उनको अब अगले अटेम्प्ट में क्या चीज है जिसको फिल अप करना है। सो व्हाट डिड यू डू? ओके, जब मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर में, तो व्हेन आई गॉट टू नो कि नेट क्वालिफाई हो गया, फर्स्ट थिंग जो मैंने की थी ना, आई टुक द प्रिंट आउट ऑफ माय रिस्पॉन्स शीट, एंड मैंने सबसे पहले तो ना क्वेश्चन पेपर को एनालाइज किया था दिसंबर में। कितने क्वेश्चंस कौन से यूनिट से फॉल कर रहे हैं, मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है एंड मेरा वीक एरिया क्या है। ऑनेस्टली आई रिकग्नाइज कि पेपर 2 में मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया जो है वो न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में ज्यादा जा रहा है, जैसे इकोनॉमिक्स है, स्टैट्स है, बिजनेस फाइनेंस है। आई वाज स्कोरिंग, अकाउंट्स है, आई वाज स्कोरिंग वेरी गुड इन दीज यूनिट्स।
लैगिंग बिहाइंड वाज माय टैक्स एंड माय लीगल एस्पेक्ट्स, जैसे लॉ के रिलेटेड होता है ना, दैट्स हम्म। प्रॉपर क्रैम्पिंग। वो वाले यूनिट्स मेरे लैग कर रहे थे। सेम आई डिड फॉर द पेपर वन एज वेल, कि कौन से यूनिट्स हैं, मैं किनको टैकल कर सकती हूँ। एंड उस टाइम पे जितना मैंने कट ऑफ एनालिसिस किया था, आई पुट अ टारगेट फॉर माई सेल्फ कि मेरे को 100 क्वेश्चन चाहिए। 100 क्वेश्चन का मैंने ब्रेकेज लिया, क्योंकि आई वॉज हैविंग पेपर टू स्ट्रॉन्ग, एंड क्योंकि मैं मास्टर साथ साथ कर रही थी, तो मुझे अपने पेपर टू पे काफी कॉन्फिडेंस था। सो मैंने ऐसे डिवाइड किया दैट आई टारगेट 70 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर टू एंड 30 क्वेश्चन फ्रॉम पेपर वन। एंड उसी टारगेट को मैंने लेके फिर पहले तो, देखो, 2 स्टेप्स में आई फील मैंने तैयारी की है अपनी। पहली, कंसेप्चुअल क्लैरिटी। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि लोगों के ना दिमाग में ये चीज होती है कि क्रैम करना पड़ेगा, मैंने क्रैम नहीं किया, मैंने कंसेप्चुअल क्लैरिटी की है। एंड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज पीवाईक्यूज। मतलब मैंने अपने फर्स्ट टाइम से ये चीज सीखी थी, आप जो पढ़ के जा रहे हो ऐसा कभी भी नहीं होगा कि वो लाइन टू लाइन आपको पेपर में दिख जाए। पर हाँ, जो आपने पढ़ा है उसका कोई वर्ड, उसका कोई रिलेटेड कॉन्सेप्ट घुमा के फिरा के, दैट्स एनटीए स्पेशलिटी, है ना, वो घुमा के ही कॉन्सेप्ट्स को डाल देता है। बट अगर आपने प्रॉपरली पीवाईक्यूज एनालाइज किए, आपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी ली है, यू विल टैकल दैट। थोड़ा सा दिमाग पे वहां पे जोर डालना पड़ता है, बिकॉज एक तो ऑनलाइन का प्रेशर आई नो बहुत अलग होता है, स्क्रॉलिंग सामने करनी वो है, सेव क्लॉक करना जो है। चल रही है ना हमारे। यस, यस, दैट्स वेरी बहुत प्रेशर क्रिएट Tense. करती है वो। बट कहीं ना कहीं अगर आपने उसकी प्रैक्टिस की है ना, तो वो आपको क्लिक कर जाता है। सो यार, 2 थिंग्स थी, नो क्रैमिंग विद हम्म। कंसेप्चुअल क्लैरिटी एंड पीवाईक्यू एनालिसिस। वो काफी हेल्प करता है। एंड अगर आप एक टारगेटेड अप्रोच रखते हो ना, कि मुझे पेपर वन से इतने क्वेश्चन सही करने हैं, पेपर टू से इतने, मतलब आई टारगेटेड माई सेल्फ 100 क्वेश्चन, एंड नाउ राइट नाउ माई स्कोर इज 34 क्वेश्चन इन पेपर वन एंड 75 इन पेपर टू। That's वही great. 9 क्वेश्चंस का अपग्रेड मुझे मिल गया, एंड आई स्कोर्ड हम्म। 109। सो टारगेट गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस फॉर योरसेल्फ। एंड अभी क्योंकि कट ऑफ बहुत अनएक्सपेक्टेडली हाई गई है, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है, तो अभी के लिए फॉर द करंट स्टूडेंट्स आई वुड सजेस्ट उनको कहीं 105 106 क्वेश्चंस टारगेट करने पड़ेंगे फॉर JRF, फॉर अ सेफ स्कोर। तो इनफैक्ट ऊपर ही टारगेट करने पड़ेंगे इफ आई टॉक अबाउट द जनरल कैटेगरी, या अबाउट क्योंकि द जनरल जनरल। कैटेगरी का कट ऑफ इज डेफिनेटली इस बार काफी ज्यादा पेसअप किया है। जैसे आपने बोला कि एक चीज मेंशन करी कि क्रैम्बल करने से या मगअप करने से नहीं होगा क्वालिफाई। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि यार ये वाले मैंने क्वेश्चंस कर लिए तो अब हो जाएगा, क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चंस रिपीट नहीं हो रहे हैं हमारे पास में, एंड सिलेबस इतना ज्यादा है कि मगअप मेरे ख्याल से एज अ ह्यूमन हम कर नहीं सकते। कितने करनी टॉपिक्स आप मगअप कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे मगअप। एक तो सिलेबस इतना वास्ट है और जितना लिखा है उसके बियॉन्ड जा रहा है हमारे पास में सिलेबस, क्योंकि उसके रिलेटेड टॉपिक्स जा रहे हैं, सारी चीजें जा रहे हैं। सो अगर यस, एक न्यू कवर कैंडिडेट है या जिसने पहली बार इस बार एग्जामिनेशन अपीयर करना है, तो जैसे आपने बोला कि पेपर वन एंड पेपर टू का एक ब्रेकेज हमें रिक्वायर्ड है। यस, सो यस। टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि पहले पेपर वन सोचते हैं कर लें, फिर या पहले पेपर टू हम सोचते हैं कर लें, या साथ साथ करना चाहिए ना? व्हाट वुड यू सजेस्ट, मतलब व्हाट हैव यू डन टाइम ओके, मैनेजमेंट के लिए? या फॉर द बिगिनर्स ही मैं अपनी मास्टर साथ करी थी। सो जो डे टाइम होता था, लाइक 9 to 3 और 9 to 4, आई वाज इन कॉलेज। तो मेरे को वो चीजें भी साथ में मैनेज करनी पड़ती थी। कई बार कॉलेज के एग्जाम्स भी होते थे, तो वो टाइम तो लिटरली स्ट्राइक ऑफ हो जाता था। जो टाइम रह जाता था, मी एज अ पर्सन, मैंने दोनों चीजें साथ लेके चली है। मतलब इधर आई डन इट ऑल्टरनेट 10 10 डेज और 20 20 डेज, जैसे 15 डेज पेपर वन करके 15 डेज पेपर टू कर दिया। बट मैंने बहुत लैग नहीं किया कि मैं पहले पेपर वन उठा लूं फिर पेपर टू उठा लूं। ऐसे नहीं, मेरा मोस्ट ऑफ द अप्रोच यही थी कि मैं साथ लेके चली हूँ। एंड दैट्स द बेस्ट थिंग। एंड फॉर दी पीपल जो अभी पीजी कर चुके हैं या दे आर फ्री राइट नाउ, उनके लिए तो इट इज ऑलवेज बेटर कि आप सिंगल डे में अगर स्टडी कर रहे हो, जैसे 4 to 5 आवर्स अगर आप कर रहे हो, इवन आई बिलीव कि क्वालिटी मैटर करती है। ये नहीं कि 10 10 12 12 घंटे आपको पढ़ाई की जरूरत है, इट्स अ मिथ। क्वालिटी मैटर करती है। आप सुबह का टाइम अपने अपने पेपर वन को दे दिया, शाम का टाइम आप अपने पेपर टू को दे दो। ऐसे क्या रहेगा, आपके दिमाग में प्रेशर नहीं पड़ेगा कि यार अभी उस पेपर को तो टच ही नहीं किया। बिकॉज वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज, दोनों में स्ट्रांग होना जरूरी है। आप किसी एक पेपर के डेफिनेटली। बेसिस पे आप चार नहीं क्रैक कर सकते। यू हैव टू हैव अ गुड हैंड ऑन बोथ द पेपर्स। सो वाई लीव वन? तो मेरे को यही चीज लगती थी, दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। आइडेंटिफाई की स्ट्रॉन्ग यूनिट्स आपकी कौन सी हैं, उनको पहले करो, उनको स्ट्रॉन्ग कर लो कि हाँ आई एम श्योर। उसके बाद यू you नो एक पेस बन जाती है, सो ग्रेजुअली यू आर एबल टू डू इट। और एक मोराल भी बूस्ट हो जाता है जब आप स्ट्रॉन्ग यूनिट्स पहले करते हो, सो यू गेट इन दी फ्लो।
रिदम में आने के बाद में फिर वीकर यूनिट्स के ऊपर भी फोकस आप कह सकते हो, वीकर यूनिट्स को भी आप अच्छे से उसको कर पाते हो कॉम्प्रिहेंड। सो यहाँ से दो चीजें निकल करके आ रही हैं कि एक तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर फोकस करना है, एंड वी नीड टू मैनेज बोथ ऑफ दी पेपर्स, पेपर वन पेपर टू, क्योंकि एक के बिहाफ पे तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, कट ऑफ आए जा रही हैं, एंड यू नीड टू बैलेंस बिटवीन बोथ दी पेपर्स, जनरल पेपर एज वेल एज कॉमर्स का पेपर। एंड टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ हमें यहाँ पे यूनिट्स मैनेज करने की कोशिश करनी है कि कहाँ से हम ज्यादा स्कोर कर सकते हैं, यानी एज पर आर स्ट्रेंथ, जिसको हम लोग SWOT एनालिसिस में कहते हैं ना, हमारी कुछ स्ट्रेंथ्स हैं इंटरनल और कुछ वीकनेसेस हैं, तो अपनी स्ट्रेंथ्स को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर टैप इन करने की कोशिश करना। एक पॉइंट जो आपने मेंशन किया कि हमें एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी लानी है, उसके बाद में PYQs या MCQs के थ्रू प्रैक्टिस करनी है, तो उसके ऊपर अगर हम एम्फेसाइज करें, क्योंकि PYQs अगेन डेफिनेटली आर वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो लेवल ऑफ एग्जामिनेशन का आइडिया लगाने के लिए, फिर एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज देखने के लिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि हमने पढ़ लिया, बट जब हम क्वेश्चंस करने बैठते हैं तो क्वेश्चंस नहीं होते हैं, ये मेजर स्टूडेंट्स बोलते हैं कि पढ़ा तो था बट क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, तो उसको आपने कैसे टैकल किया, एंड हाउ इम्पोर्टेंट PYQs आर? ओके मैम, मैंने अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में तो जितना पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस देखी थी उससे ज्यादा मैंने अपने सेकंड अटेम्प्ट में देखी है पीवाईक्यूज की इंपॉर्टेंस। एंड मेरा ना एक तरीका होता था पीवाईक्यूज करने का। व्हेनेवर यूज्ड टू टेक कि ठीक है 10 क्वेश्चंस करने हैं या 20 क्वेश्चंस करने हैं, तो अगर सपोज मुझे कोई क्वेश्चन आता है, सपोज आई नो इसका आंसर डी ऑप्शन है, तो मैंने टिक करके मैं उस पीवाईक्यू को छोड़ती नहीं थी। द रेस्ट 3 ऑप्शंस, ऑप्शन A B C, मैं उनको भी देखती थी कि क्या मुझे वो पता है चीजें। दिस इज एंड एक्चुअली द मोस्ट ऑफ द बेस्ट टाइम, स्ट्रैटेजी। या एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मुझे नहीं पता होता था, और उसी में से मेरे नए कॉन्सेप्ट्स निकल के, बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स निकल के आ जाते थे। तो मतलब मैं पीवाईक्यूज किए कम है, बट किए ऐसे हैं कि अगर मैंने एक बार इस चीज को समझ लिया, देन आई नो कि हाँ ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस, डेफिनेटली बहुत 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 इंपॉर्टेंट होते हैं पीवाईक्यूज, क्योंकि मैंने खुद ये चीज एक्सपीरियंस भी किया, बिकॉज जून वाला अटेम्प्ट भी दिया था, देन अगेन ये सितंबर अटेम्प्ट भी दिया है। ऐसा नहीं है कि आपको डायरेक्टली पीवाईक्यू कॉपी होके आ जाएगा, ऐसा बहुत रेयर होता है कि कोई पीवाईक्यू एज इट इज कॉपी होके आ जाए। बट पीवाईक्यू से ऑप्शंस, उनके जो ऑप्शंस होते हैं ना, उनमें से डेफिनेटली, क्वेश्चंस बन के आ जाते हैं, है ना। तो अगर आपने और वो पीवाईक्यूज बहुत कॉन्सेप्ट्स के अच्छे से ऊपर किए, क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, सो इंस्टेड ऑफ जस्ट फोकसिंग ऑन द क्वेश्चन, फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट कि ये क्वेश्चन हुआ तो बहुत अच्छा है, नहीं हुआ तो उसको और डिटेल में पढ़ना है, और हुआ तो भी उसके ऑप्शंस को पढ़ने की कोशिश करना है, बिकॉज यहाँ से कॉन्सेप्ट्स रिपीट हो रहे हैं हमारे। सो यस अगर हम एंड नंबर ऑफ इयर्स की आइडिया लगाएं, या नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स की, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर्स आपको लगता है कि मिनिमम इतने तो हमें करने पड़ेंगे कि हमें आइडिया लगे कि लेवल ऑफ एग्जामिनेशन क्या है? I would like to quote a number. I would go for like मैंने around 10 question papers किए हैं, each for paper 1 and paper 2 PYQs। अप्रोक्सीमेटली 5 इयर्स हम रफ आइडिया ले लेते या हैं कि 5 इयर्स के या आसपास के पेपर या पोस्ट 2018, बिकॉज 2018 से पहले भी सिलेबस में काफी चीजें डिफरेंट थी, चेंजेस थे। यूनिट्स ऊपर नीचे थे। एग्जैक्टली। सो अगर अभी के लिए कोई है हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर साइकिल, तो 2018 ऑनवर्ड्स आपका पीवाईक्यूज जो है वो रहेगा। तो या एंड प्लस अगर बुक्स की अगर मैं बात करूं, जैसे पीवाईक्यूज पेपर है तो एक पियर्सन है, केवीएस मदान की बुक, उनको मैंने रेफर किया था, उनमें पीवाईक्यूज हैं काफी अच्छे। सो ओके। या दैट्स हाउ इट हेल्प मी। ओके, एंड एक जो कॉमन डाउट आता है, नोट्स, नोट्स बनाए थे आपने? कैसे बनाए थे नोट्स? PYQ के बनाए थे, शॉर्ट नोट्स बनाए थे? क्योंकि एक बहुत कॉमन डाउट रहता है स्टूडेंट से कि मैम नोट्स कैसे बनाना है। सो लेट्स आस्क इट फ्रॉम द टॉपर एज वेल, टॉपर इटसेल्फ। जैसे आप कॉन्सेप्ट्स की बात कर रहे हो, जैसे मेरा पीवाईक्यूज रहता था जब मैंने पीवाईक्यू सॉल्व किए हैं, तो जैसे मैंने कहा कि मैंने ऑप्शंस को भी एनालाइज किया है, तो ऑप्शन से भी नोट्स बनते थे, बिकॉज कॉन्सेप्ट्स सागर है सिलेबस, तो कॉन्सेप्ट्स तो एनी हाउ न्यू न्यू आ ही जाते हैं, तो उनके नोट्स सेपरेटली बनते थे। टॉकिंग अबाउट द यूनिट्स, जैसे मैंने कहा कि मेरे जो स्ट्रॉन्ग यूनिट्स थे, इकोनॉमिक्स हो गया, स्टैट्स हो गया, बिजनेस फाइनेंस हो गया, अकाउंट्स हो गया, आई हैड माई नोट्स, मैंने उनको बनाया था। एंड बहुत ब्रीफ में बनाया था, बहुत लंबी लंबी चीजें नहीं बनाई थी, बिकॉज जब आप इतनी लंबी चीजें बना लेते हो ना, उनको पढ़ने में आपको और दिक्कत आती है, यू फील कि इतना सब कुछ पढ़ना है, बुक भी है, कॉपी भी है। सो ब्रीफ नोट्स, जिनको मेरे को लगता है मैं एग्जाम से पहले ब्रश अप करके जा सकती हूँ, कंसेप्ट ब्रश अप करके जा सकती हूँ। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ, जैसे बिजनेस फाइनेंस में सपोज हमारे पास कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरीज है, अब मेरे पास 4-5 थ्योरीज हैं, तो मैं ये नहीं करूंगी एक एक थ्योरी पे 5-5 लाइंस लिखनी शुरू कर दूं। जिस द थ्योरी नेम, उस थ्योरी ने क्या कहा, दैट्स इट, मेरी रिवीजन हो गई है। सो यू हैव टू बी ब्रीफ एंड क्रिस्प विद योर नोट्स। तो या दैट वाज माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग द नोट्स, बट मैंने डेफिनेटली, क्योंकि बनाए जब जरूर है। बिकॉज जब हमारे पास टाइम है तो वी कैन
ऑलरेडी रीड द डिटेल्ड नोट्स। एंड या जब हम क्रिस्प नोट्स की बात करते हैं, दैट इज मोस्ट यूजफुल जब आप रिविजन करने की कोशिश करते हो टुवर्ड्स द एंड, क्योंकि सिलेबस इतना सारा है, आप पूरा उठा के नहीं पढ़ सकते हो। तो आप क्या करते हो, क्रिस्प वाले जो नोट्स हैं, शॉर्ट नोट्स जिसको आप कहोगे, वो पढ़ने की कोशिश करते हो। एंड कोई टॉपिक ऐसा लगा कि यार ये टॉपिक हम भूल गए हैं, तो डेफिनेटली आप उसका डिटेल्ड बुक से या कहीं से उठा करके उसको रीड आउट कर सकते हो। यस नाउ ओवर यर हमने मेन मेन चीजों के ऊपर डिस्कशन किया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे बैलेंस करना है, पेपर वन, पेपर टू। एंड जैसे आपने बोला कि आपका कॉमर्स जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो स्ट्रॉन्ग एरिया के ऊपर आपने ज्यादा फोकस किया, बिकॉज डेफिनेटली यू आर अ गोल्ड मेडलिस्ट इन ग्रेजुएशन, दैट वुड हैव हेल्प, क्योंकि वो बेस जो है उसके अंदर क्लैरिटी होना एनहांसेस एवरीथिंग। बिकॉज जिन स्टूडेंट्स का अगर गैप है या बेस वीक है, उनको थोड़ा सा आप कह सकते हो ज्यादा दिक्कत होती है क्वालिफाई करने में। पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस को हमने समझने की कोशिश किया। नाउ मूविंग फर्दर, अगर हम देखें तो आपको क्या लगता है कि एक स्टूडेंट जो एकदम बेसिक लेवल के ऊपर है अभी, या एक ऐसा स्टूडेंट जो नेट अभी उसने क्वालिफाई किया है, तो कितना समय या कितना मिनिमम टाइम ड्यूरेशन आपको लगता है कि रिक्वायर्ड है कि यार इतने टाइम ड्यूरेशन आपको देना पड़ेगा, या इतने महीनों में आपका जेआरएफ जो है वो क्वालिफाई हो सकता है? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा टाइम पीरियड है? मैम, अगर मैं एक नॉर्मल बात करूं, जैसे जिस कैंडिडेट ने नेट क्लियर कर लिया है, नाउ ही इज अप्रोचिंग फॉर जेआरएफ, तो हम इतना मान के चल सकते हैं उसके बेसिक कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर होंगे। ही नीड्स टू ब्रश अप नाउ, ही नीड्स टू वर्क ऑन प्रैक्टिस, ही नीड्स टू वर्क ऑन टाइम मैनेजमेंट। तो अगर मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूं फॉर दैट कैंडिडेट, लाइक अगर वो 2 to 3 आवर्स डेली डिवोट करे टू पेपर वन, 2 to 3 आवर्स वो डेली डिवोट करे फॉर पेपर टू, ही और शी विल बी एबल टू डू इट। इससे ज्यादा की रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगता। और उन 2 to 3 आवर्स में भी ब्रेकेज, कि अगर आपने जैसे एक ये होता है ना कि अपने माइंड को भी यू नीड टू रिलैक्स इट। अगर आप 2 आवर्स थ्योरी कर रहे हो, देन मेक श्योर कि आप 1 आवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस को दे रहे हो, ताकि ऐसा ना हो कि आप एक ही दिन में करके इतना ज्यादा यू फील टायर्ड एंड नेक्स्ट डे की मोटिवेशन ही ना रहे। Don't do that. 2 hours if you're doing to theoretical knowledge, and 1 hour go for practice questions. Questions लगाना बहुत जरूरी होता है, उससे काफी क्लैरिटी मिलती है चीजों की। सो या एंड अगर टॉकिंग अबाउट द मंथ्स की उन्हें कितनी को जरूरत रहेगी, सो आई फील 3 to 4 months 3 to 4 आप कर मंथ सकते हो 3 to 4 months में। यस। ओके, एंड हाउ डिड यू डू द रिवीजन? लाइक वीकली किया, डेली किया, 15 दिन पे किया, मतलब हाउ डिड यू प्लान योर रिवीजन? बिकॉज रिवीजन डेफिनेटली इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिलेबस इतना है, रिवाइज नहीं करेंगे तो एंड में आते आते तो सारा उड़ जाना है दिमाग से। सो हाउ डिड यू प्लान, लाइक हाउ डिड यू रिवाइज? मैम, मैंने रिवीजन डेज के बेसिस पे नहीं, यूनिट्स के बेसिस पे की थी, यूनिट वाइज रिवीजन की थी। एंड टुवर्ड्स द एग्जाम, जैसे अब सपोजिंग मेरा जून वाला एग्जाम 18 जून को था, तो उससे पहले आई डिवाइडेड माई डेज, जो फाइनल मेरी रिवीजन थी। जैसे 5 days आई गेव फॉर पेपर वन एंड 10 days फॉर पेपर टू। एक एक यूनिट पिक किया एंड फटाफट एक एक दिन में उस यूनिट को वाइंड ऑफ किया। दैट वाज माय फाइनल रिवीजन। बट जो आप पहले रिविजन की बात कर रहे हो टू स्ट्रेंथन योर कॉन्सेप्ट, दैट वाज यूनिट वाइज। एक यूनिट खत्म किया, यूनिट की रिविजन। ओके, सो लास्टली, जो स्टूडेंट्स अपकमिंग एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, व्हाट वुड बी दी टिप्स यू वुड लाइक टू गिव देम? ओके, मेरी पहली टिप तो यही रहेगी, अंडरस्टैंड योर गोल। आपका गोल क्या है? आप गोल पीएचडी के लिए कर रहे हो, आप गोल नेट के लिए कर रहे हो, या आप गोल जेआरएफ के लिए कर रहे हो? उसी बेसिस पे अपनी कट ऑफ्स को देखो, राइट डाउन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट यू नीड, एंड जैसे मैंने ब्रेकेज की थी, ब्रेक कर लो क्वेश्चंस को। एंड उसके बेसिस पे अपना स्वॉट एनालिसिस करो, आइडेंटिफाई किए आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन से हैं, एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दो स्ट्रॉन्ग एरियाज। पीवाईक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सेकेंडली, कुछ ना आपको पीवाईक्यू से ये भी पता लगता है, कुछ एनटीए के ना हार्ड कोर फेवरेट टॉपिक्स होते हैं जो एनटीए डेफिनेटली, रिपीट करता ही करता है, एंड दैट इज हैज ऑलमोस्ट। इट इज माय एक्सपीरियंस। मैंने अभी दे दिए हैं 2 अटेम्प्ट्स, एंड जून वाला भी अगर मैं काउंट कर लूं, कुछ ऐसे फेवरेट टॉपिक्स हैं उनके जो वो रिपीट करते ही करते हैं, मोल्ड करके उनको रिपीट करेंगे। आइडेंटिफाई दोज टॉपिक्स एंड मेक श्योर कि मेरे ये क्वेश्चंस तो पक्के हो जाए। Another thing that I noticed in my September attempt, I was in shift 2, numerical portion काफी आया था। This was a change that I noticed from December attempt। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थ्योरी करके चले जाओगे एंड हो जाएगा। आपको बिजनेस फाइनेंस में, स्टैट्स में, यू नीड टू नो द फॉर्मूलाज, क्योंकि डेफिनेटली। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं। एंड क्योंकि हमने ये चीज ऑब्जर्व भी की है कि शिफ्ट 2 में बच्चों के ना क्वेश्चंस काफी ज्यादा सही भी हुए हैं। क्यों सही हुए हैं? बिकॉज ऑफ द न्यूमेरिकल पोर्शन एज वेल। जैसे हमने रीडिंग हम्म। कॉम्प्रिहेंशन में भी देखा कि रेशियो एनालिसिस आ गया, तो जो बच्चे दोज हु हैविंग न्यूमेरिकल स्ट्रॉन्ग, उनके तो वो 5 क्वेश्चंस ऐसे ही बन गए थे। एंड दैट वाज इजी टू सॉल्व फॉर मी। ठीक है, आई एम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग न्यूमेरिकल पोर्शन, बट स्टिल एक इतना बेसिक न्यूमेरिकल लेवल आपको आना चाहिए, बिकॉज अ गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम द न्यूमेरिक्स।
थर्डली मेरे को ये लगता है जब हम ऑनलाइन एग्जाम देना चाहते हैं, मेरा ये दिसंबर में एक्सपीरियंस रहा था विच आई ट्राई टू इम्प्रूव इन माई सितंबर अटेम्प्ट। मैंने उस टाइम पे टाइम को ठीक से मैनेज नहीं किया था। मैंने, जैसे हमारे पास डिमार्केशन है कि पेपर वन को आपको 1 आवर देना है एंड पेपर टू को आपने 2 आवर्स देने हैं। उस टाइम पे दिसंबर में ये टाइम मैं नहीं मैनेज कर पाई थी। आई लर्न, ठीक है, कि कैसे मैं ऐसे कर सकती हूँ। एंड सितंबर में आई वॉज फुली प्रिपेयर्ड फॉर दिस। एंड स्टूडेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड, जब आप ऐसे टाइम मैनेज करके चलते हो ना, बहुत बेनिफिट रहता है एग्जाम टाइम पे। मैंने ये दिया, मैंने 1 आवर और मैक्सिमम 1 आवर 5 मिनट्स टू माई पेपर वन। इट वॉज ऑल डन एंड डस्टेड फ्रॉम माई साइड। एंड देन 1 आवर, लाइक 1 आवर 55 मिनट्स मेरे पास बचे थे फॉर माई पेपर टू। एंड स्टिल अपना Great. सारा पेपर खत्म करने के बाद आई हैड स्टिल 5 मिनट्स लेफ्ट। सो दैट That's वाज great. रियली, या दैट रियली हेल्प्ड मी कि हाँ मैं ऐसे मैनेज कर सकती हूँ। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है योर इन योर एग्जाम एज वेल। कई बार ऐसे होता है कि बच्चों की तैयारी वेस्ट हो जाती है जस्ट बिकॉज वो एग्जाम के टाइम मैनेज नहीं कर हाँ, पाए। इस बार भी बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने बोला कि मैम पेपर छूट गया हमारा। या इन डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हम 20-20 क्वेश्चन छोड़ करके आए थे। देवर स्टूडेंट्स जो 18-18 19 क्वेश्चन छोड़ करके आए एग्जामिनेशन में, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनके पास टाइम नहीं बचा, मतलब मार्क करने का भी टाइम नहीं बचा एंड में। दैट बेसिकली हैपेंस मैम, बिकॉज जब हम पेपर वन पे ना बहुत टाइम लगा बहुत देते टाइम। हैं या वाइसे एंड इस वर्सा बार कर थोड़ा लेते हैं। सा डीआई हमारी कैलकुलेटिव आई थी, मेजोरिटी स्टूडेंट्स की अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वो एक क्वेश्चन में फंस जाते हैं। आई बिलीव ये भी या स्टूडेंट्स को रियलाइज करना चाहिए कि अगर एक क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है तो उसके पीछे टाइम वेस्ट करके आप 5 क्वेश्चंस को मत छोड़ो अपने। वो छोड़ो। आपको एग्जाम में ऑन द स्पॉट डिसीजन लेना है कि ये क्वेश्चन मेरे से नहीं हो रहा है, वी नीड टू नहीं एक्सेप्ट होगा। कि ये नहीं हो रहा हाँ। है क्वेश्चन मेरे से, एंड डेफिनेटली वी नीड टू मूव ऑन। क्योंकि हमको 150 क्वेश्चंस नहीं आ सकते हैं, Yes. डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस होंगे जो नहीं आएंगे। we नहीं need to आएंगे। focus on those portions, on those questions, on those topics जो एक तो रेगुलरली रिपीट हो रहे हैं और जहां पे मैं स्कोर करके जेआरएफ क्वालिफाई कर सकती हूँ, इंस्टेड ऑफ द पोर्शंस जो वेरिएबल है और उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट करके हम उन पोर्शंस को स्किप कर देते हैं कई बार। जो Yeah. रिपीटेड वाले पोर्शंस हैं जहां से मुझे डेफिनेटली पता है यहाँ से मैं स्कोर कर सकती हूँ, हम उनको साइड कर देते हैं और वेरिएबल वाले पोर्शन के ऊपर ज्यादा ध्यान देने लग जाते हैं। सो दैट आई बिलीव अगेन शुड बी मैनेज फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द Yeah. स्टूडेंट्स। Yeah, like you said ना कि DI बहुत tricky थी. Even I lived that. I tried it once. I was able to solve 1 to 2 questions. In fact, मैंने 2 बारी और try किया. But उस time आपको on the spot decision making करनी पड़ेगी. मुझे डेफिनेटली। realize हो गया कि वो DI नहीं है जो tackle की जा सकती है. In fact, not at this point. I need to leave it and go to my paper 2. जो मेरा strong area जहाँ पे मेरे को बहुत सारे questions जो है ना अपने सही करके आने हैं. So I left the DI. मेरे like 2 to 3 questions निकले थे. So I made the decision कि नहीं यार ये चीज नहीं हो सकती. एक चीज और आई वुड लाइक टू सजेस्ट, जब हम एमसीक्यू को अप्रोच करते हैं ना, आई गेस मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये चीज पता भी होगी, बट बिगिनर लेवल के लिए अगर मैं बात करूं, एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है इन योर एग्जाम। इट हेल्प्स अ लॉट। अगर आप देखो, जैसे आपने कहा ना कि हमें 150 क्वेश्चंस नहीं आ सकते, दैट इज वेरी ट्रू। अगर हम ये अप्रोच लेके चलेंगे ना कि मैं पेपर वन के भी 10 यूनिट्स अच्छे से कर सकती हूँ और पेपर टू के भी 10 यूनिट्स अच्छे से कर सकती हूँ, दैट दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग, इट इज नॉट। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि क्या मेरा स्ट्रॉन्ग है और उन चीजों को टारगेट करना है। एंड टॉकिंग अबाउट द एलिमिनेशन इन द एमसीक्यूज, इट रियली रियली हेल्प्स। कई बारी, बहुत बार ऐसे भी हुआ है, जैसे इफ आई एम अप्रोचिंग अ क्वेश्चन, मुझे उनमें से 2 ऑप्शंस आते होते थे, 2 नहीं आते होते थे। तो उस टाइम पे ऑन द स्पॉट मेरे को ये होता था कि मैं कैसे एलिमिनेट करके इन चीजों को निकाल सकती हूँ। सपोज वो 2 ऑप्शंस आते हैं मुझे और मुझे पता है वो इन क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, नहीं। तो मैं फर्स्ट हैंड पे उनको एलिमिनेट कर देती थी। फिर मेरे पास 50% ही रह जाता था टू हाँ। सी कि सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, मुझे इन दोनों में से ही चूज करना है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप रिड्यूस डाउन कर दो कि आपने किन हम्म। ऑप्शंस को एनालाइज करके अपना आंसर निकालना है ड्यूरिंग द एग्जाम। दैट ऑल्सो रियली हेल्प्स। हाँ, नैरो डाउन करके थोड़ी सी क्लैरिटी और आ जाती है हमें कि अब बस यही 2 क्वेश्चंस हैं, ऑप्शंस हैं जिनको हमें अप्रोच करना है। सो इट वाज एक्चुअली वेरी गुड टॉकिंग टू यू हरनीत। आई बिलीव कि जितने भी हमारे लर्नर्स होंगे जिन्होंने इस बार या तो नहीं क्वालिफाई किया है या सिर्फ नेट क्वालिफाई किया है या जो पहली बार दिसंबर में एग्जामिनेशन देंगे, उनको एक अप्रोच पता चली होगी, एक आप कह सकते हो मैप पता चला होगा, रोड मैप का आइडिया लगा होगा कि किस प्रकार से अप्रोच करना है। एंड आपकी जर्नी से आई बिलीव बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इंस्पायर होंगे एंड जो है वो अपने वीकर एरियाज को, अपने स्ट्रॉन्गर एरियाज को आइडेंटिफाई करेंगे, अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करेंगे जैसे आपने करी लास्ट एग्जामिनेशन में, अपनी गलती आइडेंटिफाई और नेक्स्ट में उसको करेक्ट करने की कोशिश करी। सो बेस्ट विशेस हरनी टू यू फॉर योर पीएचडी एनरोलमेंट्स, फॉर योर फ्यूचर एंडीवर्स, एंड थैंक यू थैंक्स मैम, फॉर थैंक यू सो ज्वाइनिंग मच। इन। थैंक यू मैम, थैंक यू।